तो हम बात कर रहे थे एंगल की। तो ये जो आपका ओरिएंटेशन है, ये जो ओरिएंटेशन है इसको बोलते हैं एंगल थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट का नाम ए है, समझाने के लिए ये बी है, ये सी है, तो लिखते कैसे हैं? एंगल ए बी सी। ए बी सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू थीटा। ठीक है। इसी को कई बार ऐसे भी लिखने को मिलेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, या मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। इस तरीके से भी कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ए बी और सी, आपको मालूम चल रहा होगा कि दो जो पॉइंट हैं ए और सी, वो इन दोनों रे का टर्मिनल पॉइंट है, और जो डी है मतलब जो बीच में लिखा है वो इन दोनों रे का कॉमन पॉइंट है, जिसको हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो कई बार ऐसा भी लिखते हैं एंगल का नाम, कई बार इस तरीके से भी लिखते हैं, और कई बार ये मेजरमेंट दिया होता है तो सीधा ऐसे लिखते हैं, और कई जगह नोटेशन है जैसा, ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए। तो दो एंगल हैं, मान लीजिए मैंने 2 एंगल बनाए हैं यहाँ पर, चलो बना देते हैं फिर से। ये एंगल है, ऐसा कुछ है, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं सी डी ई। सी डी और ई। मान लीजिए ये आपका कितना है? बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एंगल सी डी ई इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू बीटा इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ई इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। ऐसे लिख सकते हो इन दोनों। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, सिमिलर हैं कि नहीं है? तो दो एंगल्स का मेजरमेंट यदि सेम है, क्या सेम है? इफ measurement of angle ABC equal to measurement of angle CDE, means if theta equal to beta, then only we can say that these two angles are क्या? Similar, are similar as well as congruent। तो दो इक्वल मेजरमेंट के एंगल हैं, यदि 45-45 के, 30-30 के, इक्वल मेजरमेंट के, इक्वल मेजरमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इक्वल मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है? इक्वल मेजरमेंट। यदि दो एंगल्स का मेजरमेंट सेम है तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कि वे सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट। यदि इक्वल नहीं है तो वे सिमिलर नहीं कहलाएंगे, सिमिलर नहीं कहलाएंगे तो वे कॉन्ग्रुएंट भी नहीं कहलाएंगे। तो सिमिलर में दो चीजें देखनी है, साइज और शेप। कॉन्ग्रुएंट में दो चीजें देखना है, साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। सिमिलर में केवल और केवल साइज अलग हो सकती है, लेकिन शेप है जो सेम होना चाहिए। तो यदि बात करें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की और सिमिलर फिगर की, तो कौन सी बड़ी फैमिली होगी? ये मान लीजिए फैमिली किसकी है? सिमिलर। सिमिलर। तो इस सिमिलर के अंदर क्या क्या है लिख देते हैं थोड़ा। सिमिलर के अंदर क्या क्या हो सकता है? सिमिलर के अंदर साइज अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, और शेप जरूर सेम होगा, क्योंकि सिमिलर है तो ये जरूर सेम होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट की बात करें, किसकी? कॉन्ग्रुएंट की। तो कॉन्ग्रुएंट में साइज कैसी होती है? बिल्कुल सेम। और शेप कैसी होती है? वो भी
सी। तो ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, every congruent figure is a similar figure, but every similar figure is not congruent figure। आपको यहां से भी समझ में आ रहा होगा कि यदि मैं यहाँ एक पॉइंट चुन लूं यहाँ पर, तो ये सिमिलर के अंदर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट के बाहर है। लेकिन यदि यहाँ कोई एक पॉइंट चुन लूं तो वो कॉन्ग्रुएंट है और साथ में क्या सिमिलर भी है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिख लेना है कि एवरी congruent figure are every congruent figure are similar, but reverse or converse may not be true, ठीक है। अब हम जो चर्चा कर रहे थे किसकी, ट्राइंगल की सिमिलरिटी की कर रहे थे, तो ट्राइंगल में चलते हैं, थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में ऊपर देखते हैं। ये सब आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम सिमिलर फिगर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखते हैं एक ये है, तो आपको ये सिमिलर यदि इस तरीके से कहीं लिखा है इसका क्या मतलब होता है वो बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लिखा है कहीं, इसका मतलब होता है कि एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, है ये क्या बात हुई। ट्राइंगल ए डी ई में एंगल ए कौन है, ए डी ई में ए कौन है, ये है। और ए बी सी में ए कौन है, यही तो है, ये तो सेम है, देख रहे हैं दोनों सेम है, मतलब एक ही चीज है। बस ए डी या ए बी कहीं तक बढ़ा दो एंगल तो उतना ही रहेगा। यदि किसी एंगल की भुजाएं, मतलब किसी एंगल की आर्म्स को एक्सटेंड कर दें, तो आर्म्स को एक्सटेंड करने से थोड़ी एंगल छोटा बड़ा होता है, उनके बीच का झुकाव कितना है वो एंगल होता है, तो सेम है। और एंगल डी किसमें, ए डी ई में, ए डी ई में डी कितना है, ये है डी। ये किसके बराबर है, दूसरे नंबर के बराबर होगा, पहले नंबर का पहले नंबर के बराबर होगा, तीसरे नंबर का तीसरे नंबर के बराबर होगा। तो डी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। एंड एंगल ई किसके बराबर होगा, एंगल सी के। समझ रहे। अब आप मुझसे ये पूछ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों, तो आपको पता है कि ये जो लाइन है एल वो किसके पैरेलल है, बीसी के। ये दिखा, ये पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और ये जो पीली वाली लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो D इक्वल टू बी, वही तो लिखा है, देखो D इक्वल टू बी, वही तो लिखा है D इक्वल टू बी। और ए तो कॉमन ही है दोनों का। और E इक्वल टू सी, वो भी करस्पॉन्डिंग, क्योंकि लाइन L और लाइन BC क्या है, पैरेलल है, AC इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे E इक्वल टू सी। इसके साथ साथ और क्या है, ये तो हो गई एंगल की बात, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या है, AD पहले दो किसके बराबर होगा, सिमिलर की बात लिखिए, सिमिलर की बात लिखिए तो रेशियो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेशियो AD अपॉन AB। सिमिलर लिखा ना, सिमिलर
ए डी अपॉन ए बी। तो पहले दो बटे पहले दो इक्वल टू लास्ट के दो डीई डीई बटे बी सी, डीई बटे बी सी, और फर्स्ट थर्ड ए डी ए ई अपॉन ए सी, और ये जो रेशियो है इसका नाम के रख देते हैं। तो ये यदि ये क्या कहलाता है, के साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो मैंने ए बराबर ए लिखा, डी बराबर बी लिखा, ई बराबर सी लिखा, इसका मतलब ये क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, पहले दो के, लास्ट के दो लास्ट के दो के, पहला तीसरा पहला तीसरा। तो ये जो रेशियो है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऐसा लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, अब ये रेशियो क्या है, यदि सिमिलर है तो ये 1 नहीं होगा, यदि ये सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 1 होगा इन जनरल। यहां लिख लेते हैं, इन जनरल के इक्वल टू 1 नहीं होता है, और सिमिलर फिगर के लिए, सिमिलर और इक्वल टू 1 होता है और कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए। अब आप थोड़ा सा सोचें कि यदि थोड़ी देर के लिए के 1 है, इफ के इक्वल टू 1, देन व्हाट हैपन, देखते हैं। देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा, और वो 1 ले रखे हैं आप, तो क्या आएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू 1। तो इसको और इसको बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बता सकते हो, ए डी बराबर ए बी, और जब इसको और इसको बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी ई बराबर बी सी। सिमिलरली जब इसको और इसको बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए ई इक्वल टू। यदि ऐसा होता है तब हम दो ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब कुछ ऐसे, देखो ये जो फिगर बनाया था ऊपर, आपको फायदे विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होगी। तो ए डी बराबर ए बी आ गया, ए डी बराबर ए बी आ गया का मतलब क्या है कि ये डी पॉइंट खिसक के कहाँ आ गया, डी पर, इसका मतलब ये लाइन एल कहाँ आ गई, ये लाइन बी सी के ऊपर आ गई। ये कहाँ, ये डी कहाँ आ गया, डी घूम फिर के कहाँ आ गया, बी पर आ गया, ई कहाँ आ गया, सी पर आ गया। इसका मतलब ये एक ही ट्राइंगल बनाया और उसके दो नाम हो गए, या यूं कहें कि दो अलग अलग ट्राइंगल बनाए, दो कैसे बनाए, अलग अलग ट्राइंगल बनाए, और भी दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि एंगल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर नाम रख देते हैं ए बी, सॉरी ए बी सी डी ई। अब मिला लो थोड़ा ध्यान से, क्या लिखा है, लिखा है ए डी इक्वल टू ए बी। तो ए डी कहाँ है, वो तो अलग अलग नाम रख दिए, सॉरी नाम ही उल्टे पुल्टे हो गए, नाम सही रखना पड़ेगा। ट्राइंगल कौन कौन थे, ट्राइंगल का क्या क्या नाम था, ए डी ई था शायद, ए डी ई देख लेते हैं।
देख लेते हैं ADE, हाँ ये क्या लिखा ADE, ये लिखा ADE और ABC, ADE और ABC, तो ADE और ABC अलग अलग बना दिए हमने। अब यदि इसको उठा के इसकी खोपड़ी पर रखोगे या इसको उठा के इसकी खोपड़ी पर रख दोगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, तो इसको कहते हैं कन्ग्रुएंट चिन्ह। कन्ग्रुएंट का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेना, सिमिलर का मतलब ओवरलैप ना कर पाना। एक दूसरे को तो पूरा ढक लेगा लेकिन दूसरा पहले को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए साइज का अंतर आ रहा उसमें, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। तो ये सब बातें हुई, और यहाँ से कुछ ऐसे लिख सकते हो कि AD किसके बराबर आ रहा है, AD किसके बराबर आ रहा है, AB के, AD किसके बराबर आ रहा है, ADB, और DE किसके बराबर आ रहा है, BC के। तो इसमें दो तीर निशान लगा दिए, AE इस तरीके से जो मैंने तीर के निशान ये जो बार लगाए हैं, क्रॉस किया, इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जिसमें एक चिन्ह लगा है वो एक चिन्ह वाले के बराबर है, जिसमें दो चिन्ह लगे हैं वो दो चिन्ह वाले के बराबर है, जिसमें तीन चिन्ह लगे हैं तीन चिन्ह वाले। इसी तरीके से एंगल के साथ भी नोटेशन किया जाता है। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो इसको ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, मैंने ऐसे सब में लिख दिया। अब मुझे दिखना है कि कौन एंगल किसके बराबर है, तो इसमें मैंने एक एक चिन्ह लगा दिया, इसमें मैंने दो दो चिन्ह लगा दिए, इसमें तीन तीन चिन्ह लगा दिए। इस तरीके से आपने किताबों में कई जगह देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो एंगल है किसके बराबर है, इस वाले के। ये जो एंगल है D वो किसके बराबर है, D के। ये जो एंगल है जिसमें तीन तीन डंडियां लगी हैं, ये किसके बराबर है, C के। तो क्या मतलब होता है, ये चैप्टर जो होता है ना ट्राइंगल वाला, आपने जब पढ़ा होगा तो पता चला होगा बड़ा जटिल होता है, बड़ा पकाऊ होता है। कुछ लोग इसको पढ़ते नहीं है, कुछ लोग इसको पढ़ाते नहीं। तो हम सवाल पर वापस आते हैं, सवाल क्या था क्या नहीं था। ये तो कॉन्ग्रुएंसी की बात हो गई, ठीक है। तो सवाल क्या था क्या नहीं था उसको चर्चा करते हैं। तो सवाल ये था, सवाल ही देख लेते हैं। ये देखो, ये लिखा आपका सवाल, क्या दिखाई दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाई दिया आप लोगों को। आप लोग बोलते नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है ना। पता ही नहीं चल रहा, ज्वाइन करे हो कि सो गए हो कि जग रहे हो। ठीक है, दिए गए चित्र में पढ़िए, दिए गए चित्र में क्या लिखा है। आगे मैंने हिंदी का कट कर लिया, चलो अंग्रेजी का कर लेता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं अंग्रेजी वाला कट कर लेता हूँ, मैं भूल गया था कि कौन सा पेज है। ये आपका अंग्रेजी वाला है, अंग्रेजी का कट करते हैं। कहाँ है, तो ये है क्वेश्चन आपका। पूरा आ गया क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू, देखो क्या दिया है, DE ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, BC के। यदि ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुई AB क्या हुई, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल हुई तो ये एंगल है जो ये वाला, ये किसके बराबर होगा, इसके। और सिमिलर तरीके से AC भी ट्रांसवर्सल हुई तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180, है नहीं। तो ये दोनों ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC में यदि बात करें तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है, ये तो दोनों का, ये क्या है, कॉमन है। दूसरी बात, एंगल ADE
इक्वल टू एंगल ए बी सी, और इसी को क्या लिख सकते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, एक सेकेंड, एक थोड़ा कॉल। ओके, सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ आ गया होगा कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और तीसरी लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग। और कैसे होते हैं, इक्वल होते नहीं होते हैं। तो ये दोनों एंगल कुछ ऐसे ही तो हैं, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, इक्वल हो गए। इसी तरीके से ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। यहाँ पर लिख लेते हैं सिमिलरली, सिमिलरली एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, और इसी को क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो आपने देखा कि तीन एंगल बराबर हो गए, एक एंगल, दूसरा एंगल का जोड़ा, तीसरा जोड़ा, तीनों बराबर हो गए। और अब आप जानते हैं छोटी क्लास से कि बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, क्राइटेरिया। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल, ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है ए के, तो करस्पॉन्डिंग पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या क्या लिखेंगे, पहले नंबर पर कौन लिखा है यहाँ पर, ए, तो ए किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। डी किसके इक्वल है, डी किधर गया, डी ये है, ये डी किसके इक्वल है, बी के, तो डी कहाँ लिखा है, दूसरी पोजीशन पर, तो यहाँ पर डी के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, बी। ई किसके इक्वल है, सी के, तो ई कहाँ लिखा है, तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर कौन आएगा, ए की करस्पॉन्डिंग, ए की करस्पॉन्डिंग कौन है, सी। ऐसा है, सिमिलर है। अब ये यदि सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल, मतलब ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा, देखो 52 अपॉन 52, सेकेंड 2 अपॉन सेकेंड 2, डी ई अपॉन डी सी इक्वल टू फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड बटे फर्स्ट थर्ड, मतलब ए ई अपॉन ए सी, बाई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई सिमिलैरिटी डेफिनेशन या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और सिमिलैरिटी डेफिनेशन, कुछ भी लिख दो। यहाँ मैं आपको इन डिटेल में सब कुछ बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा। परीक्षा में जब सब कुछ बन रहा होता है तो वहां पर इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब आपको पता है, पता क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पता क्या करना है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन में पता करना है ए डी अपॉन ए बी, ये देखो ये पता करना है। ठीक है, और दिया क्या है, डी ई अपॉन डी सी, डी ई अपॉन डी सी दे रखा है। तो देखो हम केवल इतनी बात हमारे काम की है तो लिख लेंगे अलग से। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी कितना दिया है, 1/4, तो ए डी अपॉन ए बी कितना आ गया, 1/4। आंसर क्या हो गया, कितना आसान है। यदि बन रहा होता
मतलब सब कहानी पता होती, जो मैंने अभी 40, 45, 50 मिनट की कहानी, पूरी कहानी पॉइंट से लेकर, लाइन से लेकर, रे से लेकर, लाइन सेगमेंट से लेकर, एंगल से लेकर ट्राइंगल तक, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, ये सब कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ये केवल इस सवाल को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कंसेप्ट यूज हुआ, कौन सा? कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू फिगर, concept of concept of similarity, concept of similarity of plane figure। प्लेन फिगर, प्लेन फिगर का क्या मतलब होता है? प्लेन फिगर का मतलब होता है टू डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर। इसमें होता है केवल क्या? लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, तो ये 55वां सवाल समझ में आ गया? यस सर। हाँ, और कौन सा नहीं बना आगे 55 के आगे? 55 के आगे ईसा, प्रतीक्षा बोलते जाइए जो नहीं बना। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ये नहीं सोचना है कि एक सवाल हुआ कि दो हुआ कि तीन हुए, ये सोचना है कि क्या क्या पता चला। सिलेबस मैथमेटिक्स में बहुत कम होता है, उसका एक एक कॉमा, फुल स्टॉप सब कुछ समझना होता है। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन गिनते हैं, आज 50 क्वेश्चन कर लिए, आज 10 क्वेश्चन कर लिए, इससे कुछ नहीं होता। 1 करो, 2 करो, 4 करो, 10 करो, 500 ना करो, लेकिन ऐसे करो कि सब कुछ समझ में आ जाए, एक एक चीज, शब्द का मतलब। तब आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में भी आनंद आएगा, इंटरेस्ट जगेगा। अन्यथा गिनती करते रहोगे और कुछ नहीं होगा। और यहाँ के टीचर लोग भी आजकल गिनती ही करवाते हैं और लोग करते हैं। गलत कह रहे हैं कुछ? तो बताइए आगे कौन सा क्वेश्चन पूछना है? जो भी ना बना हो जिसको, वो पूछ सकते हो। और यदि आप कहें कि एक एक क्वेश्चन बताओ, तो मैं एक एक क्वेश्चन बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपना वीडियो तो ऑन करें थोड़ा, मैं भी देखूं तुम लोग जग रहे हो सो रहे हो। ईसा सक्सेना, आवाज आ रही है? प्रतीक्षा, आगे कौन सा बताना है? सर और बन गए थे। और सब बन गए? हम जी कह रहे सर और सब। सिर्फ 30 किए थे। अच्छा, 30 किए थे आपने। सक्सेना जी कितना किए हैं? ईसा सक्सेना आपने कितने किए क्वेश्चन? मैथ के 15। 15 किए हैं। 15 में कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, समझ ना आ रहा हो, बन ना रहा हो, तो वो बताओ, वो हम बता देते हैं। लो, उनका शायद नेटवर्क चला गया। आप बताएं, आगे बताएं। 30 के आगे, आपके 30 के अंदर ही कोई चीज ऐसी हो जो समझने वाली हो? नो सर। कुछ नहीं है, सब कुछ आ गया। यस सर। अच्छा, तो आप फॉर्म भर लीजिए, और यदि समय हो तो संडे को यहाँ भी आ सकते हैं, या फिर अपने कागज पत्र भेज सकते हैं। यदि आपके पास सिस्टम है घर पर, तो घर पर ही भर सकते हैं, लेकिन सावधानी से भरिएगा सारी जानकारी। यस सर। ठीक है, तो इस सक्सेना आप कुछ बताएंगे, क्या बताना है?
नहीं तो हम तो क्वेश्चन पेपर केवल आपको इसलिए दिखा रहे, पहला पेपर है, ताकि क्या पढ़ना है, इससे आपको ये पता चलेगा क्या पढ़ना है। फिर आपको एक एक चैप्टर आपको बताया जाएगा फुल। तो आप आज के लिए मतलब आपको जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। जो भी ना बने कॉपी किताब देखनी है। आपको इतना पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कौन सी किताब चैप्टर का है, कहाँ का नहीं है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं कक्षा 10 में। रिवाइज कराना हमारा काम है, तो हम एक एक चैप्टर रिवाइज कराएंगे। तो यूपी पॉलिटेक्निक की आपके पास एक बुक होगी, कोई ना कोई, जो भी बुक हो आपके पास, उसका आपको क्या करना है, इस तरीके की जो फ्रंट कवर है, फ्रंट उसकी फोटो, और इसके साथ साथ ये एडिशन, ये यहाँ पर पहला पेज, ये इस पेज की फोटो भी भेजनी है आपको मेरे पास, ताकि मुझे ये पता चले कि आपके पास बुक कौन सी है, कौन सा एडिशन है, कौन सा पब्लिकेशन है। समझ रहे हैं कुछ? फिर इसके बाद हम एक ऐप बताएंगे आपको, क्लियर स्कैनर नाम से। उसके माध्यम से आपको पीडीएफ बनानी है हर एक चैप्टर की, पीडीएफ, वो आपको भेजनी है हमारे पास। उसके क्वेश्चन हम सब आपको करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे सभी को। नहीं तो नहीं भेजोगे तो हमारे पास जो है उसके करवाएंगे। और हर 2-3 दिन में एक क्वेश्चन पेपर करना है। 15-20 क्वेश्चन पेपर कर लिए। कितने कर लिए? 15-20 क्वेश्चन पेपर, केवल क्वेश्चन पेपर, तो काम हो गया। 400 नंबर का पेपर है, 200-250 नंबर आ गए तो काम हो गया। उतने ही नहीं आते। तो अब हम आपको आज दिखा रहे हैं कि कंटेंट क्या क्या है जो पढ़ना है। ध्यान से देखें। तो इस समय आपको बोर्ड पर क्या दिख रहा है? इस समय बोर्ड पर क्या दिख रहा है? बताएंगे? कंटेंट। हाँ, इस कंटेंट में देखो मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। ये है आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर। क्या आपके पास किताब है? नहीं है। तो किताब आपको यहाँ से भी मिल जाएगी यदि लेना चाहें तो, और बाहर से मंगवाना चाहें तो बाहर से मंगवा सकते हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर हैं इस समय सामने जो दिख रहे हैं, टोटल 1 से लेकर 22 तक, 1 से लेकर 168 पेज तक। पहला चैप्टर कौन सा है? नंबर सिस्टम, जो कि पढ़ा है आपने कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में भी पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है HCF LCM। तीसरा चैप्टर है इंडिसेस और सर्च। चौथा चैप्टर है रेशनल नंबर और एक्सप्रेशन। पांचवा चैप्टर है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन ये क्लास 12th का आ गया। क्लास 12th में आपने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, मोटा मोटा, पतला पतला। ठीक है। लॉगरिथम भी पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग, टैक्सेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ज्योमेट्री, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस और स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है और जो हम पढ़ाएंगे आपको। केवल यही पढ़ाएंगे फिलहाल। बाकी आगे क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ये सिलेबस है आपका। मेजरमेंट, वेक्टर, लॉ मोशन, वर्क और पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, सिंपल पेंडुलम और वेव मोशन, हाइड्रोस्टैटिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, हार्ट, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनामिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन में लाइट आती है और वापस हो जाती है, रिफ्रैक्शन में आती है और अपने रास्ते से भटक जाती है।
है नहीं, ये मीडियम है कोई और ये मीडियम आती है और आपसे से भटक जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, सिंपल जो भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सब चीजें आपकी कहां पर हैं? फिजिक्स के अंदर। कितने चैप्टर हैं? 18। कुछ चैप्टर कक्षा 10 के भी हैं और कुछ चैप्टर कक्षा 12 के भी हैं, कक्षा 11 के भी हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? ये केमिस्ट्री कितने टाइम क्या क्या पढ़ना है? ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें क्या क्या है? एक सेकेंड, एक मैसेज कर दें, एक कॉल आ रही है। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? उसमें ये है एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, ये सब कक्षा 6-7 की बातें हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बड़ी क्लास की थोड़ी सी बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, concept of atomic molecular equivalent masses, electrochemistry, acid base salt hydrolysis, catalysis, different chemical reaction, periodic classification of element, water। ठीक है। और इसके आगे क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सब के प्रॉपर्टीज है, इनके कंपाउंड है छोटे मोटे, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलर्जी है, जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप के एलिमेंट मतलब इनर्ट और इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये आपका क्या है? केमिस्ट्री सिलेबस है। इसके आगे आपका आता पार्ट 1 मैथमेटिक्स। पार्ट 1 मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स में ये आपका पहला चैप्टर है। तो हम आपको क्या करेंगे, आपको ये पीडीएफ आपको भेजते हैं दोनों लोगों को। ठीक है। इसको आपको रीड करना है, पहले चैप्टर को एक एक लाइन रीड करना है, एक एक लाइन एक एक शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप। ठीक है। और जो भी शब्द समझ में ना आए उसको क्या कर लेना है, पेंसिल से या पेन से या लिख लेना है कॉपी में, अंडरलाइन कर लेना ऐसे। ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद वो हमसे आप कल चर्चा करेंगे। सो हम आपको वही चीजें समझा देंगे, बाकी आपको समझ में आ जाएंगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा सब कुछ। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक एक चीज बताएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। नेचुरल नंबर क्या है, कौन कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, होल नंबर क्या है, उनके सब कहानी, जीरो की अपनी हिस्ट्री, इंटीजर क्या है, रेशनल क्या, रियल क्या, इवन और प्राइम। ये भी क्वेश्चन आते हैं, कोई छोटी चीज नहीं है। ये ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ लोगों को ये बड़ा बोरिंग चीज है? किसी को शायद ऐसा कुछ लग रहा हो कि ये बहुत बोरिंग चीज है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये सब चीजें आपको यहाँ तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? यहाँ तक पढ़ना, यहाँ तक पढ़ना। केवल रीडिंग करनी है, जो ना समझ में आए उसको अंडरलाइन कर लेना, वो हम आपको बताएंगे, वो हम आपको कल एक्सप्लेन कर देंगे पूरा इन डिटेल। ठीक है प्रतीक्षा, ईसा, सक्सेना? यस सर। और आपके पास यदि कोई बुक है तो उस बुक का फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज के बाद एक अंदर का पेज जिसमें आपका ये लिखा हो कि कौन सा एडिशन है, उसकी फोटो जरूर भेज देनी है हमको, फोटो एक। ठीक है। बुक के फ्रंट पेज, बैक साइड का पेज और